Hello everyone, a very warm welcome to all myself Nista and I welcome you in the Swami Vivekanand Institute. जैसा कि आपको पता है हम इंटरनेशनल रिलेशन में स्टेट को देख रहे थे। तो जब हम अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में स्टेट की बात करते हैं तो ये जो स्टेट है वो आपको पॉलिटिकल थियरी में पढ़ना है। अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में जो स्टेट है वो कैसे अलग है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जब भी हम अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में स्टेट को देखते हैं तो स्टेट से रिलेटेड बहुत सारे डिबेट्स हमें देखने को मिलते हैं। उस डिबेट्स के बारे में हम कल बात कर रहे थे। तो जब भी हम सिलेबस को देखेंगे तो उसमें हमें पढ़ना है स्टेट, स्टेट सिस्टम, नॉन स्टेट एक्टर। ये जो टॉपिक है ये हम इस टॉपिक में आज कवर करने की कोशिश करेंगे। बाकी जो पावर, सॉवरेनिटी, सिक्योरिटी, ट्रेडिशनल एंड नॉन ट्रेडिशनल, इसको हम दो लेक्चर में, पावर को एक लेक्चर में और सॉवरेनिटी को अलग लेक्चर में और सिक्योरिटी टाइप्स इसके हम अलग लेक्चर में कवर करने की कोशिश करेंगे। और इससे रिलेटेड जितने भी PYQ होते हैं, किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको भी हम देखने की कोशिश करते हैं। तो चलिए आज हम डिस्कस करते हैं स्टेट से रिलेटेड कुछ जो पार्ट्स। जैसे कि हमने बात किया था, जनरली इसमें क्वेश्चन जो आते हैं वो है सिविल सोसाइटी। वैसे सिविल सोसाइटी जो आज न्यूज़ में है, ठीक है, चाहे कि आप देख लो नॉन स्टेट एक्टर, चाहे आप ISIS हो गया, अलकायदा हो गया, जितने भी नॉन स्टेट एक्टर हैं वो कैसे इंटरनेशनल रिलेशन में डिसीजन मेकिंग को इम्पैक्ट करते हैं। क्योंकि हमने ट्रेडिशनल जब IR पढ़ते हैं तो हम स्टेट के रोल को ज़्यादा फोकस करते हैं, चाहे आप रियलिज्म को देखो चाहे आप लिबरलिज्म को देखो। तो किस तरीके से इन्होंने नॉन स्टेट एक्टर को अवॉइड किया और हम देखेंगे किस तरीके से नॉन स्टेट एक्टर जो है ना वो एक क्वेश्चन का काम करते हैं। ग्रामसी ने जब मार्क्सिज्म की कल्पनाएं की, मार्क्सिज्म जब नियो मार्क्सिज्म है, उनने कहा कि इट इज़ द सिविल सोसाइटी। वो सिविल सोसाइटी ही है जो क्या कर रहे हैं, अभी तक कैपिटलिज्म को, पूंजीवादी को खत्म होने से बचा रहा है। और यही जो है ना, इसको मार्क्सिज्म ने छोड़ दिया था और इसी को ग्रामसी ने पॉइंट आउट किया कि इट्स द सिविल सोसाइटी। तो ये सिविल सोसाइटी किस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में हमारे डिसीजन, हमारे निर्णय बनाने की जो कैपेसिटी होती है उनको इम्पैक्ट करते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो लास्ट टाइम हमने देखा था कि हमें कहाँ से पढ़ना है और किस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था जो स्टेट की संकल्पनाएं हैं वो आप थियरी में ही पढ़ते हो। OP गौबा की बुक जनरली आप रेफर करोगे उसमें तो आप देखोगे। तो अंतर्राष्ट्रीय में जो स्टेट्स है ना, जो रियलिज्म है, रियलिज्म की जब हम बात करते हैं यानी यथार्थवाद की बात करते हैं तो उसमें जो स्टेट होता है वो क्या है, एक ब्लैक बॉक्स की तरह है। यानी कि सिर्फ आप स्टेट को पढ़ते हो, उसके अंदर उसके कॉन्स्टिट्यूट, उसके पार्ट्स जो है ना, जिनको उन्होंने डिस्क्राइब किया था बिलियर्ड बॉल मॉडल से। बिलियर्ड बॉल मॉडल यानी कि ये जो मॉडल है वो स्टेट क्या करता है, एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं और इस इंटरेक्शन में वो क्या करते हैं, पावर को अकुमुलेट करने की कोशिश करते हैं, पावर को ज़्यादा से ज़्यादा लेने की कोशिश करते हैं। और ये पावर लेकर के वो क्या करते हैं, एक दूसरे को बैलेंस करने की कोशिश किए थे। और यही जो है ना हमने कल यथार्थवाद में पढ़ा था स्टेट के संदर्भ में। जब हम आगे बढ़ते हैं तो कैसे जो ग्लोबल ईरा है यानी कि ग्लोबलाइजेशन के आते आते ये जो स्टेट का जो अवधारणा है उसमें कुछ तब्दीली आई। क्योंकि आप देख रहे हो कि कैसे जो है ना ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण जो है ना वो धीरे धीरे, आप ये मान लीजिए कि स्टेट है और ये है टेरिटरी। तो अब क्या है, ग्लोबलाइजेशन के थ्रू यानी वैश्वीकरण के थ्रू ये जो टेरिटरी है वो एक दूसरे से क्या हो गई है, जुड़ गई है। चाहे वो ट्रेड के थ्रू देखो, चाहे आइडिया की एक्सचेंज के थ्रू देखो, चाहे आप नॉलेज के थ्रू देखो। तो ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण में क्या हुआ है कि स्टेट जो बॉर्डर है ना वो धीरे धीरे क्या हो गई है, ब्लर हो गई है, जिसको कहा गया ग्लोबल विलेज। ठीक है, तो क्या ये ऐसा है, फिर वहां पे स्टेट कैसे काम करता है, ठीक है। यानी कि जब सारे स्टेट एक दूसरे से जुड़ गए हैं, एक दूसरे से आइडियाज में इंटरेक्शन के थ्रू, ट्रेड के थ्रू, नॉलेज के थ्रू अगर ये जुड़ गए हैं, तो आज ग्लोबल ईरा में जो हम स्टेट पे इतना जोर देते हैं, जो कि सिक्योरिटी के लिए इतना इम्पोर्टेंट है, वो स्टेट आज कैसे फंक्शन करता है उसके बारे में हम देखेंगे। जब इतनी सी बातें समझ में आ गई तो हम देखते हैं जो कॉन्सेप्ट आता है ग्लोबलाइजेशन में है वो सुप्रा नेशन का कॉन्सेप्ट आता है। यानी कि ये जो नेशन है
ये जो नेशन है वो क्या कर रहे हैं, दे आर गोइंग टू मीट। और ये जो नेशन का कॉन्सेप्ट है वो धीरे धीरे क्या, नेशन, टेरिटरी, बाउंड्री, वो धीरे धीरे आप देखोगे ग्लोबलाइजेशन में इट बिकम, अब ऐसा नहीं कर सकते कि वो पूरी तरह से खत्म हो गए हैं, बट वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, उससे ऊपर जो है ना कोऑपरेशन की भावना ज्यादा बढ़ गई है, और ये जो टेरिटरी की जो भावना है वो नीचे आ गई है। यानी कि अब जो कॉन्सेप्ट है वो सुप्रा नेशन, यानी नेशन आर कमिंग टुगेदर, ठीक है, और इससे फॉर्म करके वो क्या बना रहे हैं, लार्ज नेशन बना रहे हैं, दैट इज कंसिडर एज सुप्रा नेशन। अब ये सुप्रा नेशन का एक रियल एग्जाम्पल आप देख सकते हो, ईयू, यूरोपियन यूनियन। उसमें क्या होता है, 28 स्टेट्स कमिंग टुगेदर एंड फॉर्म अ यूरोपियन यूनियन, ठीक है, चाहे वो ट्रेड के लिए हो गया, चाहे वो वीजा से रिलेटेड, ट्रेवल से रिलेटेड, तो इस तरीके से 20 स्टेट आते हैं और दे फॉर्म अ कॉमन यूनियन दैट इज कॉल्ड यूरोपियन यूनियन। अब इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए एक टर्म्स दिया गया, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था, हमने देखा था कि स्टेट्स के 4 कंपोनेंट्स होते हैं। एक तो हमने पढ़ा था टेरिटरी, यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, वो टेरिटरी धीरे धीरे ब्लर हो गई है। हमने देखा था गवर्नमेंट, ऑफ कोर्स हर स्टेट की एक गवर्नमेंट होगी ही होगी जो कि उसके डोमेस्टिक इशू को संभालेंगी। फिर उसके बाद हमने बात किया था सिटीजन, वहाँ के सिटीजन भी होंगे बट दे आर नाउ हैव मल्टीपल सिटीजनशिप, ठीक है। कभी कभी आप देखते हो कि एक सिटीजन के पास बहुत सारे कंट्री के सिटीजन, जिसको कहते हैं 2-3, दे हैव देयर ओन सिटीजनशिप, नाउ दे हैव Schengen visa, ठीक है। सो नाउ दे कैन ट्रेवल फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री। फिर उसके बाद एक जो टर्म आया वो सॉवरेनिटी। हमने जब डिस्कस किया था स्टेट, तो हमने कहा था कि सॉवरेनिटी यानी संप्रभुता जो है एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट होता है, वो एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है जब भी हम स्टेट को डिस्क्राइब करते हैं। तो ग्लोबलाइजेशन में सॉवरेनिटी के साथ क्या होता होगा, आई मीन सॉवरेनिटी कैसे वो शेयर करते होंगे। तो उन्होंने कहा कि एक नया टर्म आया जिसको कहते हैं पुल्ड सॉवरेनिटी, ठीक है। ये पुल्ड सॉवरेनिटी क्या होता है, यानी कि आपको लगे, ठीक है, आपको लगे कि ये सॉवरेनिटी जो है ना वो शेयर्ड हो गया है, यानी कि ये एक कंट्री का सॉवरेनिटी और ये इसमें कुछ सॉवरेनिटी, यानी कि ये देखने में तो ऐसा लग रहा है कि ये दूसरे में शेयर है, बट इट डजंट मीन कि ये जो स्टेट है ना वो क्या हो गया है, उसकी अब संप्रभुता खत्म हो गई है। इनकी संप्रभुता अभी भी मेंटेन है, इस तरीके से कि वो जो दोनों है ना उनकी कॉपरेशन भी मेंटेन है, प्लस में इनकी जो है ना नेशनहुड, इनकी अपनी सॉवरेनिटी भी मेंटेन है। तो दैट इज कॉल्ड पुल सॉवरेनिटी, ठीक है। और ये सॉवरेनिटी, इसका मतलब ये नहीं है कि इनकी जो पावर है, नेशन का जो पावर है वो कम हो गया है, इसका मतलब ये और भी ज़्यादा ताकतवर हो गए हैं, ठीक है। तो इट डजेंट मीन शेयर सॉवरेनिटी मीन्स इट्स नेशन पावर, इट मीन्स कि थ्रू कोऑपरेशन दे आर नाउ बिकम मोर पावरफुल। ये जो है ना ये एक मोरल, एक आइडियल डेफिनेशन है पुल्ड सॉवरेनिटी का, बट एक्चुअली में ये कहाँ तक सही है। एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, एज ए कंटिन्यूअस वॉचर ऑफ द करंट अफेयर, यू नो दैट वेरी वेल, क्योंकि अगर ऐसा होता तो कभी ब्रेग्जिट नहीं होता, ठीक है। अगर ऐसे चीजें होती तो ब्रेग्जिट नहीं होती, यानी यूके कभी यूएस से बाहर जाने की डिमांड नहीं करता। तो ये एक क्वेश्चन मार्क है, ये जो आइडियल सिनेरियो हमें प्रेजेंट किया जा रहा है सॉवरेनिटी पे, ये एक क्वेश्चन मार्क है कि अगर सब कुछ इतना अच्छा दिख रहा है तो फिर क्यों जो है ना कंट्री जो है ना बाहर जाने की डिमांड की जा रही है, क्यों जो है ना ग्रीस जो है अभी भी एक के आगे बढ़ने से दूसरा जो कंट्री है ना वो धीरे धीरे पीछे बढ़ रहा है। तो ऑफकोर्स जो आप देखते हो ना इतना अच्छा आइडिया, यूरोपियन आइडिया जो मिलता है सॉवरेनिटी का, वो अभी भी जो है ना एक आइडियल सिनेरियो में आपको अच्छा दिखने को मिलेगा, बट रियल सिनेरियो, प्रैक्टिकल सिनेरियो में ये इसकी भी कुछ लिमिटेशन है। जब ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, आई मीन स्टेट ग्लोबलाइजेशन में कैसे काम करता है, तो यहाँ पे हम बात करेंगे। इसका मतलब ये है कि स्टेट जो है ना अभी भी इम्पॉर्टेंट है, स्टेट हो, टेरिटरी, वो अभी भी इम्पॉर्टेंट है। और ये जो ग्लोबलाइजेशन है, ऑफ कोर्स ग्लोबलाइजेशन मतलब ये नहीं कि आप जो है ना आप अपने अपने जो टेरिटरी, अपने सॉवरेनिटी को एक दूसरे से पूरी तरह से शेयर कर, इसका मतलब आपकी सॉवरेनिटी अभी भी मेंटेन है, वहां पे है। तो किस तरीके से ग्लोबल इरा में, ग्लोबलाइज्ड इरा में स्टेट जो है ना वो धीरे धीरे इसका जो रोल है वो चेंज हो रहा है, इसके बारे में हमें डिस्कस करना होगा। क्योंकि आप देखो जब भी हम स्टेट की बात करते हैं,
स्टेट की जब भी बात करेंगे हम टेरिटरी से बात करते हैं, उसके बॉर्डर से बात करते हैं, लेकिन जब भी हम ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं तो हम कहते हैं बॉर्डरलेस वर्ल्ड। ठीक है, तो कैसे ये जो दो आइडिया है ना आपस में एक विरोध उत्पन्न कर रहे हैं, इसके बारे में हमें समझना है कि कैसे जो स्टेट है वो ग्लोबल इरा में कैसे फंक्शन करता है, अपने सॉवरेनिटी को मेंटेन किए हुए प्लस ये बॉर्डरलेस वर्ल्ड को शेयर किए हुए। इसी अवधारणा को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। अब ये बातें जब हम डिस्कस करेंगे तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है, वो है रॉबर्ट कॉक्स का, जो कि आपको पता है ही इज अ क्रिटिकल थिंकर। उन्होंने कहा कि आज क्या हो गया है, स्टेट का अंतरराष्ट्रीयकरण हो रहा है, यानी कि आज जो है ना स्टेट क्या हो गया, ग्लोबलाइज्ड हो गया। यानी कि अब ऐसा नहीं है कि स्टेट क्या होगा, खुद को एक एलिनेट कंट्री के रूप में वो रिप्रेजेंट कर सकता है। आज स्टेट को किसी ना किसी रीजन में, चाहे वो ट्रेड हो गया, चाहे वो हेल्थ हो गया, चाहे वो ट्रांसपोर्ट हो गया, चाहे वो डिफरेंट सेक्टर में, स्टेट को कभी ना कभी ग्लोबलाइजेशन यानी वर्ल्ड से इंटरेक्शन करना ही होगा। यानी कि आज क्या हो गया, इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ स्टेट, यानी कि स्टेट का, राज्य का अंतर्राष्ट्रीयकरण हो गया है। उदाहरण के तौर पे आप देखो कि आज क्या हो गया, देयर इज अ कलेक्टिवाइज स्टेट, यानी कि स्टेट क्या है, स्टेट अब अपने पहले जो रोल था स्टेट का वो था लॉ एंड ऑर्डर का। ये हम समझते थे कि स्टेट का मेन फंक्शन क्या है, राज्य में लॉ और ऑर्डर को मेंटेन करना, यानी नीति किस तरीके से लागू हो रहा है, किस तरीके से नियम लागू हो रहा है, वहां पे स्टेबिलिटी मेंटेन है कि नहीं, ये उनका मेन फंक्शन होता था। बट समय के साथ जो स्टेट है वो धीरे धीरे अपनी जो पकड़ है वो इकोनॉमी में भी बनाने लगी, और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है चाइना, रसिया। इसमें क्या करती है, जो राज्य होती है वो इकोनॉमी को कंट्रोल करती है, यानी कि जो आपकी इकोनॉमी है, यानी आर्थिक स्थिति से मार्केट, इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, ट्रेड, इनको कंट्रोल करती है। और फिर वो क्या करती है, वो सब्सिडाइज रेट पे देती है, और फिर वो फार्मर से वो चीज़ें खरीद करके वो लोगों पे डिस्ट्रीब्यूट करती है एक सब्सिडाइज रेट पे, और फिर उसको कहती है कि फार्मर्स को हम आप दे रहे हैं, जिसको आप कहते हो ना कलेक्टिवाइज्ड फार्मिंग। कलेक्टिवाइज्ड फार्मिंग इसमें क्या होता है ना कि सरकार जो होती है वो फार्मर्स को सीड्स, हार्वेस्टिंग के लिए मनी एंड ऐसे कुछ देती है, और लास्ट में फार्मर्स को फिक्स्ड प्राइस पे सरकार को वो प्रोडक्शन जो है ना बेचना पड़ता है। जबकि यूएस में क्या होता है, यूएस में होता है कोऑपरेटिव फार्मिंग। यहाँ पे क्या होता है, जो इंडिविजुअल होता है, यहाँ पे इंडिविजुअल इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे क्या है, गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस है। यहाँ पे इंडिविजुअल जो होता है ना वो क्या करता है, फार्मिंग करता है, और उसके हिसाब से वो क्या करता है, सरकार को चीज़ें बेचते हैं। तो यहाँ पे इंडिविजुअल को फोकस किया गया, और यहाँ पे सरकार जो है ना वो इंटरफेयर कर सकती है इकोनॉमी में। तो आज क्या है, आज आप देखो कि आज जो है ना सरकार का फंक्शन ना केवल लॉज एंड ऑर्डर पे रह गया है, आज जो सरकार क्या करती है, अपनी जनता के लिए वेलफेयर सोसाइटी का भी काम करती है। तो वेलफेयर जो स्टेट है उसका कॉन्सेप्ट जो है ना वो हमारे सामने आया। तो वेलफेयर स्टेट क्या होता है, आपने सुना होगा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, आपने सुना होगा मनरेगा, यानी सरकार सबको क्या करती है, एम्प्लॉयमेंट देती है। फिर होगा इंदिरा गांधी आवास योजना, ठीक है, आयुष्मान भारत, ठीक है। ये सब पॉलिसी क्या है, ये सब फ्री में सरकार आपको क्या करती है, स्कीम देती है, ताकि जो लोग हैं वो क्या कर सके, अपने स्टैंडर्ड लाइफ को मेंटेन कर सके इन पॉलिसीज के थ्रू। तो सरकार आज क्या करिए, सरकार यानी आज का जो गवर्नमेंट है, आज का जो स्टेट है, दे आर वर्क लाइज ए नैनी स्टेट। ये नैनी स्टेट जो कॉन्सेप्ट है वो लिबरल आइडिया है। उनका मतलब ये है कि जिस तरीके से नैनी जो होती है, यानी कि जो आपकी एक छोटा बच्चा होता है, तो छोटा बच्चे को देख रेख के लिए एक नैनी हायर किया जाता है। तो उसी तरह से स्टेट क्या है, स्टेट अपने जनता को, उनके हर चीज़ों को, हर नीड्स को देखती है। तो दैट इज वेलफेयर स्टेट। रॉबर्ट कॉक्स ने कहा कि आज जो स्टेट क्या है, आज स्टेट का वैश्वीकरण हो गया है, यानी कि वो अंतर्राष्ट्रीय स्थिति में खुद को एक्सक्लूड नहीं कर सकता, उसे अंतर्राष्ट्रीय स्थिति में इंटरेक्शन करना ही होगा। तो देयर इज द इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ स्टेट। बॉब जोसेफ वन थिंकर्स है, उन्होंने कहा कि आज जो राष्ट्र है यानी जो स्टेट है उसका ग्लोबल इरा में आप देखोगे स्टेट बिकम मोर मार्केट ओरिएंटेड, यानी कि अब जो राज्य है वो बाजार के प्रति ज्यादा आकर्षित हो गए। अब जितने भी आप पॉलिसी देखोगे वो बाजार को ध्यान में रख करके बनाया जाता है।
चाहे आप एमएसपी देख लो, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, या फिर नए नए चीज़ें जो हैं, चाहे आप देख लो बहुत सारी चीज़ें जो होती है ना पॉलिसी, वो मार्केट को ध्यान में रख के कि क्या मार्केट की डिमांड है, उन चीज़ों को ध्यान में रख करके सरकार जो होती है वो नियम कानून लाती है। यानी कि आज जो है ना ग्लोबल ईरा से वो क्या है, इम्पैक्टेड है। ठीक है, तो यानी कि स्टेट भी इम्पॉर्टेंट है, प्लस उनके कानून कैसे बन रहे हैं, ग्लोबलाइजेशन को ध्यान में रख करके, इकोनॉमी को ध्यान में रख करके। फिर हमने बात किया था सूम पीटर के बारे में। सूम पीटर ने क्या कहा था, सूम पीटर ने कहा था, जब हम लिबरलाइजेशन पढ़ रहे थे, तो लिबरलाइजेशन में हमने बोला था एक इम्पॉर्टेंट थिंकर्स हैं, वो है कैपिटलिज्म पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, वो है सूम पीटर। और सूम पीटर भी यहाँ यही कह रहे हैं कि जो आज क्या है, स्टेट क्या कर रहे हैं, कॉम्पिटेटिव हो गए हैं, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा वो क्या करते हैं, प्रतिस्पर्धा करते हैं। यानी कि दूसरा स्टेट अगर ऐसे कर रहा है तो मुझे भी ये करना चाहिए, तो स्टेट क्या ध्यान दे रहे हैं, स्पर्धा पे ध्यान दे रहा है, प्रतिस्पर्धा पे ध्यान दे रहा है, कंपटीशन पे ध्यान दे रहा है। तो यानी स्टेट जो है ना अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए वो क्या करता है, compete करता है, और उस हिसाब से अपना न्याय बनाता है। उदाहरण के स्वरूप में आप देख लीजिए एशियन टाइगर। एशियन टाइगर में आप जनरली जब भी आप कहोगे तो आप देखोगे ताइवान हो गए, या फिर आप देखोगे सिंगापुर, तो इनके जो ग्रोथ है वो इसलिए हो रहा है क्योंकि दे आर वेरी कम्पिटिटिव इन नेचर। तो आज जो स्टेट का जो डिसीजन है वो इकोनॉमिक ग्रोथ पे ज़्यादा ही फोकस करके बनाया जा रहा है। तो स्टेट रोल हम कह सकते हैं कि ग्लोबलाइजेशन में आज स्टेट रोल का ये मतलब नहीं है कि स्टेट रोल ग्लोबलाइजेशन आने से के बाद स्टेट का जो रोल है वो धीरे धीरे कम हो गया है। इसका मतलब ये है कि स्टेट का जो रोल है वो क्या हो गया है, चेंज हो गया है। पहले सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड था, अब जो है स्टेट का जो स्कोप है वो धीरे धीरे बढ़ गया है उनके फंक्शन का। तो आज अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में, आज ग्लोबलाइजेशन में जो स्टेट का रोल है वो धीरे धीरे क्या हो गया है, इंक्रीज हो गया है। ठीक है, इंक्रीज हो गया, इट्स नॉट लाइक अ रिड्यूस, इट्स इंक्रीज, बट इन डिफरेंट फॉर्म। आज एज अ नैनी स्टेट, एज अ वेलफेयर स्टेट, एज अ मार्केट ओरिएंटेड स्टेट, एज अ कम्पिटिटिव स्टेट। तो इस तरीके से जो स्टेट का रोल है वो धीरे धीरे चेंज हो गया है ग्लोबलाइजेशन में। और इसी वजह से ग्लोबलाइजेशन का मतलब ये नहीं है कि बॉर्डर का पूरी तरह से खात्मा, स्टेट का पूरी तरह से खात्मा। इट मीन्स कि स्टेट इन अ डिफरेंट वे, इन अ डिफरेंट फंक्शन, इन अ डिफरेंट फॉर्म, इन अ ट्रांसफॉर्म्ड फॉर्म। ठीक है, यानी कि स्टेट का जो रूप है वो धीरे धीरे क्या हो गया है, परिवर्तित हो गया है। ये है ग्लोबल स्टेट में जो स्टेट का कंडीशन है वो किस तरीके से चेंज हो गया है। बट प्रॉब्लम ये आता है ना कि इस तरीके से जब हम चीज़ें देखते हैं तो प्रॉब्लम ये आता है कि अगर मान लीजिए कि स्टेट का रोल जो है ना धीरे धीरे क्या हो रहा है, संकुचित हो रहा है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे डिसीजन जो है ना स्टेट के वो ग्लोबल प्रेशर में आके लेना पड़ रहा है। चाहे आप देख लो कि मान लीजिए कि आपको आईएमएफ का लोन लेना पड़े, तो स्टेट को कुछ लिबरल आइडिया अपने कंट्री में लाना होगा। चाहे आप उसके लिए हो सकता है कि आप अपनी जनता की टैक्स बढ़ा दो। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो है ना सरकार को ग्लोबल प्रेशर में आके लेना पड़ रहा है। चाहे आप क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड, जैसे मान लीजिए कि नेट जीरो पॉलिसी। ठीक है, नेट जीरो पॉलिसी बहुत सारे जो डेवलपिंग कंट्री हैं दे आर प्रैक्टिसिंग इट। तो उसके लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, देयर इज़ अ BS6 इंजन खरीदना, या फिर जो पुराने व्हीकल्स हैं उनको स्क्रैप करना, उनको ख़त्म करना, या फिर नई नई पॉलिसी आ रही है कि आप ई व्हीकल्स को ज़्यादा गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है। तो इंटरनेशनल रिलेशन कैसे स्टेट के डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस कर रही है। लेकिन इसका एक प्रॉब्लम भी है। प्रॉब्लम ये है कि मान लीजिए कि जब स्टेट की इन सब चीज़ों पे जब इंटरनेशनल रिलेशन अफेयर करता है तो स्टेट की सॉवरेनिटी जो है ना, डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी जो है वो धीरे धीरे सिकुड़ता हुआ दिखाई देता है। बट यहाँ पे सवाल ये उठता है कि अगर इसी तरह से सिकुड़ेगा तो क्या होगा जब स्टेट में डिसऑर्डर आएगा, यानी क्या होगा जब अर्थव्यवस्था धीरे धीरे संकट में आएगी, जब धीरे धीरे आप खतरा या फिर आतंकवाद आएगा, देयर इज सिविल अनरेस्ट। तो उस टाइम आप देखोगे ना कि स्टेट का रोल जो होता है ना वो बहुत जरूरी होता है। एक अच्छे स्टेट, एक मजबूत स्टेट क्या होता है, इन सब चीज़ों को झेल करके निकल सकता है। तो वहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग स्टेट जो होता है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और वहीं पे जो वीक स्टेट होता है, यानी कि वैसा स्टेट जो इन सब चीज़ों को झेल नहीं पाता है, वो क्या होता है, दे बिकम फेल्ड स्टेट। ठीक है, तो इसी वजह से स्टेट जो है ना वो अभी भी बहुत इंपॉर्टेंट है अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में, उनके डोमेस्टिक संकट से
निपटने के लिए, या फिर स्मगलिंग, टेररिज्म जैसे चीज़ों से निपटने के लिए। तो आज जो है हम देखते हैं कि जो स्टेट का, जब भी हम ग्लोबलाइजेशन पढ़ते हैं तो हमें कहा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में जब से ग्लोबलाइजेशन आया है, स्टेट की सॉवरेनिटी जो है, संप्रभुता है, वह संकुचित हो गई है। लेकिन अगर हम देखें बहुत सारे खतरों को देखते हुए, तो हम ये कह सकते हैं कि आज के ज़माने में स्टेट को फिर से वापस लाना होगा। ब्रिंग बैक स्टेट, ये स्टेट को वापस लाओ, क्योंकि स्टेट का रोल जो है ना, वो मदद करता है इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करने के लिए। ठीक है, किस तरीके से हमें टैक्स लागू करना है, किस तरीके से हमें जो है ना आगे बढ़ाना है। अब मैं श्रीलंका की बात नहीं कर रही हूँ, जो कि जहाँ की जनता ये कहती है कि स्टेट जो है ना डिसीजन मेकिंग, लीडर्स की डिसीजन मेकिंग से क्या हो गया, स्टेट फेल्ड हो गया। बट हम बात कर रहे हैं वैसे स्टेट की जहाँ पे मान लीजिए कि इकोनॉमी जो है ना, अब हर स्टेट इज़ नॉट लाइक दैट। अगर मान लीजिए किसी पे ना कंट्री जो है डेवलप कर रही है तो दे विल परफॉर्म बेटर। कुछ स्टेट में क्या होता है, दे स्टेट लीड टू डिग्रेडेशन। तो ऑफकोर्स डिफरेंट डिफरेंट इम्पैक्ट होते हैं, बट स्टेट की इम्पोर्टेंस जो है ना बहुत ज़रूरी है जब भी हम बात करते हैं क्राइसिस से रिलेटेड। स्टेट की इम्पॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि जब भाई आप शांति लाने की बात करते हो तो स्टेट जो होता है ना वो रियल ग्राउंड पे रहता है, एंड दे नो द रियल प्रॉब्लम ऑफ द सिटीजन। उनको पता है कि सिटीजन का क्या इशू है रियल ग्राउंड पे, सो दे डील द सिचुएशन वेरी इफेक्टिवली। जैसे मान लीजिए कि आपके गांव की बात करें, अगर गांव में कोई दंगा हुआ है तो गांव वाले जो होते हैं ना अपनी समस्या को पहले सॉल्व करते हैं rather देन गोइंग टू द सेंटर गवर्नमेंट। तो स्टेट जो होता है ना वो उन चीज़ों को ज़्यादा जानता है, और इसी वजह से अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में जो स्टेट का रोल है उसको कोई नहीं हटा सकता। तो स्टेट बिल्डिंग जो होता है ना वो क्या करता है, गुड गवर्नेंस में हेल्प करता है। बहुत सारी डाइवर्सिटी होती है, जैसे एक मान लीजिए कि उदाहरण स्वरूप एक कंट्री में बहुत सारे इथनिक ग्रुप होते हैं। ठीक है, उस इथनिक ग्रुप को कैसे अकोमोडेट करना है, कैसे मिला करके रखना है, जोड़ के रखना है। जैसे उदाहरण के रूप में हमने देखा बाल्कन्स में जो टिटो थे, जोसेफ टिटो, उनके वजह से पूरा जो बाल्कन जो था ना वो संगठित रहा। एक अच्छा लीडर क्या करता है, स्टेट जो होता है वो बहुत सारे डाइवर्सिटी को, बृहद जो डाइवर्सिटी होती है उनको क्या करता है, संगठित बना के रखता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, स्टेट की वजह से ही क्या होता है, देयर इज अ chances of violence, there is a chances of दंगा and all these crimes। जैसे उदाहरण के रूप में हमने देखा मणिपुर में, अभी हाल ही में आप देखोगे मणिपुर वायलेंस। सो इट्स ऑल्सो हैपन बिकॉज ऑफ द स्टेट। सो स्टेट का रोल जो होता है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक अच्छा नेता जो होता है, एक अच्छा लीडर्स होता है, वो हर चीज़ों को अच्छे से रूल करता है। अच्छा, गुड गवर्नेंस और गवर्नमेंट, इन दोनों में अंतर होता है। क्या अंतर होता है, लेट्स हैव अ लुक। क्योंकि जब गवर्नमेंट अच्छा होता है ना, जनरली जब हम बात करते हैं गुड गवर्नमेंट और एक हम कहते हैं गुड गवर्नेंस, अब इन दोनों में क्या अंतर होता है, लेट्स हैव अ लुक। जब भी हम गवर्नमेंट की बात करते हैं यानी गुड गवर्नमेंट, तो हम जनरली बात करते हैं पॉलिटिक्स ओरिएंटेड थिंग्स की बात करते हैं। लेकिन जब हम गवर्नेंस की बात करते हैं तो ये जो टर्म है ये एक वाइड टर्म्स होता है, बहुत बृहद क्षेत्र होता है। इसमें आपको बहुत सारे इकोनॉमिक गुडनेस की बात हो गई, पॉलिटिकल गुडनेस की बात हो गई, यहाँ पे आपको हेल्थ रिलेटेड गुडनेस की बात हो गई। सो गवर्नेंस एक तरीका होता है, एक बृहद तरीका होता है। जब आपका गवर्नमेंट अच्छा होता है तो इन सारे बृहद क्षेत्रों को वो क्या करता है, कवर करता है। सो ऑफकोर्स गवर्नमेंट इज द पार्ट ऑफ गवर्नेंस, बट गवर्नेंस क्या होता है, एक बृहद क्षेत्र होता है जिसमें हम देखते हैं इकोनॉमी, हम देखते हैं पॉलिटिक्स, हम रिलीजन को देखते हैं। तो इन सब चीज़ों पे हम ध्यान देते हैं, जो कि अंतर होता है गुड गवर्नेंस और गुड गवर्नमेंट। इट्स अ वे, ठीक है, किस तरीके से हमें रूल करना है, वे टू रूल इज अ गवर्नेंस। ठीक है, चाहे आप देखो ई गवर्नेंस, ठीक है, किस अभी जो है ना डिजिटलाइजेशन के ज़माने में सब चीज़ डिजिटलाइज हो रही। जब आपने सुना होगा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, आपको ये चैप्टर यूनिट जो है ना पढ़ना है, उसमें जब आप पढ़ोगे तो उसमें देखते हो कैसे जो है ना गवर्नेंस धीरे धीरे चेंज हो रही है। आप उसमें पढ़ोगे न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, ठीक है, फिर आप उसमें पढ़ोगे ब्यूरोक्रेटिक मॉडल, फिर आप उसमें पढ़ोगे ऑर्गेनाइजेशन मॉडल, फिर आप उसमें पढ़ोगे रैशनल थियरी मॉडल। तो ये सब मॉडल जो है ना वो दिखाती है कैसे जो है ना हमारा डिसीजन मेकिंग धीरे धीरे गवर्नेंस के थ्रू इम्प्रूव होते जा रहा है। ठीक है,
तो ये सब चीज़ें हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पढ़ेंगे। इट्स कम अंडर गुड गवर्नेंस, ठीक है। और किस तरीके से जो है ना आज जो है स्टेट का रोल वो डिसीजन मेकिंग में धीरे धीरे चेंज हो रहा है। हम उस टॉपिक पे नहीं जाएंगे, बट इट्स रिलेटेड टू समथिंग गवर्नेंस और गवर्नमेंट के बारे में, ठीक है। अब ग्लोबलाइजेशन की जब भी हम बात करेंगे तो हमने देखा कि कैसे जो स्टेट है जो है ना, स्टेट का रोल जो है ना ग्लोबलाइजेशन में ट्रांसफॉर्म हो गया है। यानी कि अब जो स्टेट है उसका मल्टीपल फंक्शन हो गया है। स्टेट जो है अब क्या है, अब ऐसा नहीं है कि स्टेट की सॉवरेनिटी जो है पूरी तरह से खत्म हो गई है। सॉवरेनिटी क्या हो गई है, और भी ज़्यादा स्ट्रेंथन हो गई है, मजबूत हो गई है, ठीक है। बट यहाँ पे जो कुछ चीज़ें जो हमें देखने को मिलती है वो है ग्लोबलाइजेशन से रिलेटेड कुछ अवधारणाएं जो कि कभी कभी हमें झूठ साबित होती है। जैसे कि अभी हम मानते हैं कि अभी जो क्या है बॉर्डर स्टेट फॉर नेशन स्टेट, हमें लगता है कि ये जो सीमा जो है ना, अगर जो मान लीजिए कि कोई ये है, कोई बॉर्डर वाली स्टेट है, या फिर आप देखो सिविल सोसाइटी बट विद स्टेट, जैसे कि मान लीजिए कि एनजीओ, ये सब अलकायदा, ये सब क्या करते हैं, हमें लगता है ना कि अगर मान लीजिए कि अगर हम ग्लोबलाइजेशन लाते हैं तो इसका मतलब कि आज जो है ना बॉर्डर खत्म हो गई। इट डजेंट मीन दैट। इसका मतलब आज भी आप देखो ना कि बहुत सारे बॉर्डर स्टेट है और वो आज भी क्या कर रहे हैं, अपने इंटरेस्ट को लेकर बात कर रहे हैं। ग्लोबलाइजेशन का मतलब ये नहीं है कि आज जो है ना पूरी तरह से बॉर्डर जो सोसाइटी है वो खत्म हो गई है। आज भी आप देखो ना, आप साउथ एशिया में देखो, इंडिया पाकिस्तान की बॉर्डर पहले से ज्यादा प्रोटेक्टेड है। आप यूएस मैक्सिको का बॉर्डर देखो, वन ऑफ द हैविली गार्डेड बॉर्डर। तो ग्लोबलाइजेशन होते हुए भी बॉर्डर जो है ना अभी भी फंक्शन कर रही है और पुरजोर तरीके से, पहले से भी ज़्यादा तरीके से, पहले से भी ज़्यादा सिक्योरिटी वहाँ पे बढ़ गई है। और ये जो है ना, ये उनके नेशन स्टेट, उनकी सिक्योरिटी, उनकी इकोनॉमी, इन सब को ध्यान में रख करके और भी ज़्यादा ये मजबूत हो गई है। तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब ये नहीं है कि बॉर्डर स्टेट पूरी तरह से खत्म हो गया है। अभी जो ग्लोबलाइजेशन है इसका मतलब ये नहीं कि आज जो है ना स्टेट जो है ना वो खत्म हो गया है और सिविल सोसाइटी जो है ना आपको देखने को मिलेंगे। इसका मतलब ये है कि दोनों जो है ना प्रेजेंट है, आज भी स्टेट जो है ना वहां पे प्रेजेंट है। आप देखोगे यहाँ पे टीएनसीज है, यानी ट्रांसनेशनल कॉरपोरेशन, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन, एनजीओ और नॉन स्टेट एक्टर जैसे कि अलकायदा, आईएसआईएस, प्लस सिविल सोसाइटी प्लस स्टेट। तो ये आज का जो आप देखो ना ग्लोबलाइजेशन में कैसे देयर इज अ नेटवर्क। लेट मी ड्रॉ दिस। तो आज जब हम देखेंगे ना आज की जो अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था है, तो आज आप ये नहीं देखोगे ये सिर्फ स्टेट है, देयर इज अ मल्टीपल एक्टर्स। आज जो है ना बहुत सारे राज्य से संबंधित जो एक्टर्स हैं, जो प्रधान केंद्र बिंदु हैं, वो सिर्फ स्टेट नहीं है, वो उनकी पावर जो है धीरे धीरे नेटवर्क में बढ़ गई है। जैसे मान लीजिए कि ये स्टेट है, ठीक है, और ये जो स्टेट है वो जुड़ी हुई है टीएनसी से, ट्रांसनेशनल कॉरपोरेशन से, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन से, एनजीओ से, सिविल सोसाइटी से, पब्लिक प्राइवेट पॉलिसीज। आप देखोगे कि कैसे प्राइवेट जो वर्ग है वो भी धीरे धीरे, आप प्राइवेटाइजेशन ऑफ रेलवेज, प्राइवेटाइजेशन ऑफ डिफेंस सेक्टर, और फिर आप देखोगे यहाँ पे इंडिविजुअल कॉरपोरेट्स, ब्यूरोक्रेट्स, ये सब आ गए हैं। तो दिस बिकम अ नेटवर्क, और इसी को ना हम कहते हैं स्टेट सिस्टम। क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि एक जो है ना स्टेट सोसाइटी, इट्स बिकम वेरी कॉम्प्लेक्स। तो ये जो जाल है, नेटवर्क है, ये जो है ना एक जाल का काम कर रहा है। तो आज जो है ना स्टेट का मतलब ये नहीं है इट्स अ ब्लैक बॉक्स, देयर इज सो मेनी थ्रेड, बहुत सारे इसके आयाम हैं जिनको हमें जानना जरूरी है जब भी हम अंतरराष्ट्रीय विषय को पढ़ते हैं। तो आज जो है ना स्टेट के चीज़ों को इम्पैक्ट करता है, एमएनसी, एनजीओ, टेररिस्ट ग्रुप, इन सब चीज़ों को अट्रैक्ट करता है। तो हम जब भी बात करते हैं ग्लोबलाइजेशन की स्टेट को लेकर के, तो हम कहते हैं पुल्ड सॉवरेनिटी, यानी सॉवरेनिटी क्या हो गया, देयर इज अ पुल, ठीक है। बट जब भी हम बात करेंगे थ्रेट रिलेटेड इशू, कलेक्टिव थ्रेट की, जैसे कि मान लीजिए सामूहिक डर की, उसमें हम क्लाइमेट चेंज, टेररिज्म, इन सब चीज़ों की बात करेंगे, तो उसमें हम स्टेट, राज्य की अवधारणाएं को समझे बिना इन सब चीज़ों से निपटने को नहीं सोच सकते। क्योंकि एक्चुअली जितने भी रूल्स होते हैं जो आप अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था पे लेते हो, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे लेते हो, उनको इम्प्लीमेंट कौन कराएगा, स्टेट कराएगा। तो ग्लोबलाइजेशन डजंट मीन कि यहाँ पे जो है ना
बॉर्डर है ना वो खत्म हो गया। आज भी जो स्टेट है वो इम्पॉर्टेंट है अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में, ठीक है। तो स्टेट आर स्टिल प्रेजेंट इन द ग्लोबलाइजेशन, और यही जो है ना डिबेट आपको देखने को मिलेंगे जब भी आप स्टेट को डिस्कस करते हो ग्लोबलाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में। तो आज जो है ना हमारा गवर्नमेंट, यानी कि जो पहले संकुचित रोल था स्टेट का लॉज एंड ऑर्डर से रिलेटेड, आज वो क्या कर गया है, गवर्नेंस में चेंज हो गया है विद द कमिंग ऑफ द ग्लोबलाइजेशन। कैसे हुआ? यूं कि आज जो स्टेट का रोल है वो लॉ एंड ऑर्डर से हटके इट बिकम नैनी स्टेट, नाउ इट टर्न्स इनटू अ वेलफेयर स्टेट, ठीक है। आज जो स्टेट क्या कर रही है, भलाई से रिलेटेड बहुत सारे कामों पे ध्यान दे रही है, और क्या है वो है स्कीम्स, पॉलिसी, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, एमएसपी, ठीक है। फिर उसके बाद आप देखो कि आज जो है ना गवर्नेंस का आइडिया जो है ना वो बृहद हो गया है। अब इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ पॉलिटिक्स से रिलेटेड है, इट मीन्स योर मार्केट, इट मीन्स योर रिलीजन, it means that there is the welfare of the common people, it means reservation, it means quota, it means privilege, it means decision making, so it become very vast, very broad, ठीक है। उदाहरण के रूप में आप देख लो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में कैसे जो है ना डिसीजन मेकिंग जो है वो धीरे धीरे इंक्लूसिव बनाने की कोशिश की गई, यानी कि ऐसा डिसीजन मेकिंग जिसमें कॉमन पीपल को भी बीच में साथ लाया गया। जैसे आप पीआईएल देखते हो, जैसे आप मीडिया को लाते हो, तो इस तरीके से क्या है रोल्स जो है ना वो धीरे धीरे बढ़ गए हैं। जैसे न्यू पब्लिक मैनेजमेंट हो गया, पीपीपी मॉडल है, पब्लिक प्राइवेट को भी लाया गया और इसमें प्राइवेट सेक्टर को भी हिस्सा दिया गया। तो आज जो स्टेट क्या है वो नेटवर्क स्टेट बन गया है। There is the decentralization of the state power that you can see in the form of पंचायत सिस्टम, म्यूनिसिपैलिटी। सो ये सब जो है ना स्टेट का पावर जो पहले सेंट्रलाइज था अब वो धीरे धीरे क्या हो गया, डिसेंट्रलाइज हो गया, यानी कि उसकी पावर जो है ना वो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो गई हैं। तो हमने एक वर्ड्स पढ़ा था कि आज स्टेट क्या है, देयर इज अ नेशन बट इन द ग्लोबलाइजेशन, सो दैट बिकम nations means local and globalization means localization, and this term is given by Robertson. That question has been asked in the NDA कि who has given the term globalization, the answer will be रॉबर्टसन, जिन्होंने ग्लोबलाइजेशन का टर्म दिया था इस तरीके से कि स्टेट कैसे जो है ना फंक्शन करता है ग्लोबलाइजेशन में। तो ये जो क्वेश्चन थे वो यहाँ से रिलेटेड था आपका। अब यहाँ पे हमें क्या पढ़ना है, नॉन स्टेट एक्टर के बारे में, ठीक है। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा नॉन स्टेट एक्टर, यानी कि किस तरीके से स्टेट के अलावा जो दूसरे एक्टर हैं वो हमारे पॉलिसीज को इम्पैक्ट करते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे नॉन स्टेट एक्टर और वो कैसे जो है ना ग्लोबलाइजेशन में स्टेट के फंक्शन को प्रभावित करते हैं। हम देखेंगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट एक्टर हैं ग्लोबल वर्ल्ड में जिन्होंने स्टेट के डिसीजन को प्रभावित किया। अभी के लिए हम इसको यहीं पे छोड़ते हैं। टुमारो वी विल डिस्कस अबाउट द नॉन स्टेट एक्टर। Till then, keep practicing and have a good preparation. Thank you.